जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्जाम में। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्जाम में। देखिए, ये जो वीडियो रहने वाली है उस वीडियो का नंबर है 12 नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने 11 वीडियोस कर लिए हैं। 11 वीडियोस में हमने संख्याओं के बारे में, घातांकों के बारे में, परिमेय, अपरिमेय, विभिन्न प्रकार की संख्याएं, और इससे जो 11वां वाला टॉपिक था उसमें हमने किया था वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। ये जो कम्प्लीटली बैच रहने वाला है वो थर्ड ग्रेड और सीटेट के लिए रहने वाला है। आपको कम्प्लीटली पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, उसी के हिसाब से उसी के लेवल के क्वेश्चन है इसमें के अंदर। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाते हैं, एनसीईआरटी का बेस लेते हैं पूरा का पूरा, तो वहीं से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल को समझा था, ठीक उसी प्रकार इसको समझेंगे कि घन और घनमूल क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स। फिर हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, फिर घनमूल निकालने की जो दो विधियाँ होती है, एक तो प्राइम फैक्टर अभाज्य मेथड और दूसरी है वो भागफल विधि। ठीक है, तीसरी अनुमान के द्वारा हम गैस लगा करके भी लगा सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, फिर करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यानी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, और इनके लिए स्पेशल जो किसी एग्ज़ाम में जैसे सीटेट और रीट में जो स्पेशल क्वेश्चन आए ना, उनके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ये है सीटेट का सिलेबस जिसमें हमने ये वाला पूरा का पूरा कर लिया है। ठीक है, नाउइंग योर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, वोल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं अलजेब्रा में, और अलजेब्रा के अंदर सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं, और ये सीटेट का एग्ज़ाम है तो इसमें बेसिक आएगा, तो हम जो बेसिक है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है रीट का सिलेबस। रीट के सिलेबस में हमने वर्ग और वर्गमूल, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, वर्ग और वर्गमूल कर लिया। अब कर रहे हैं घन और घनमूल। देखिए, हम कंप्लीटली जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। ठीक है, इसका मतलब है क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था हमने, तो वर्ग का मतलब होता है ऊपर के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और घन का मतलब होता है ऊपर क्यूब। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे जैसे हमने वर्गमूल में हमने दो दो का जोड़ा अंडर रूट से बाहर निकाला था, तो यहाँ तीन तीन के जोड़े बनाने होंगे, और प्रत्येक तीन जोड़े से एक संख्या बाहर निकल के आएगी। ठीक है, आगे समझेंगे पूरा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इनकी भूमिका, यानी बेसिक्स के बारे में कि इनके बेसिक क्या है। तो आप ये तो जान ही गए होंगे। देखिए, इसके बारे में जानते हैं कि हार्डी रामानुजन संख्याएं क्या होती है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हार्डी रामानुजन संख्याएं क्या होती है। दो संख्याओं का क्यूब निकालें, यानी दो संख्याओं का क्या निकालें, घन करें। जैसे देखो, 12 की क्यूब और 1 की क्यूब। ठीक है, तो ये किसी अन्य संख्या की क्यूब के बराबर हो, तो इन जो तीनों संख्याओं का ग्रुप है वही क्या कहलाएगा, हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो, 12 की क्यूब 1728 होती है, 1 की क्यूब 1 होती है, तो 12 की क्यूब और 1 की क्यूब कितने के बराबर हो गई, 1728, और 1 1729 के बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार देखो, 10 की क्यूब और 9 की क्यूब, 10 की क्यूब 1000, 9 की क्यूब 729, तो ये कितनी हो गई, 700 1729। तो ये जो 12 और 1, 9 और 10, ये क्या है, हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1729 है वो, ये जो सबसे पहले जो संख्या हार्डी रामानुजन ने बताया था वो 1729 थी। ठीक है, आज से लगभग 300 साल पहले। ठीक है, अब एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि जो एक वैज्ञानिक था उसका नाम याद नहीं है, हार्डी रामानुजन था शायद, कन्फर्म हार्डी रामानुजन था। तो हार्डी रामानुजन कौन सी सदी के विज्ञान, कौन सी सदी के गणितज्ञ थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उनमें लिखा हुआ था 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। ठीक है, और वहाँ पे देखो, हो सकता है तो मैं आगे वाली वीडियो में उसका ना स्क्रीनशॉट आपको दे दूँ क्वेश्चन का, वरना ये क्वेश्चन आया था। देखो, 1729 की ये विशेषता है, तो इसकी एज पूछ ली थी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप अन्य संख्या भी देख सकते हैं। अन्य संख्या कौन कौन सी, देखो जैसे 2 और 16, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और 16 की क्यूब कितनी होती है 4096। देखो 20 तक क्यूब तो आप याद ही कर सकते हो, 4096। इन दोनों का योग कितना होगा 4104। इसी प्रकार देखो 9, 9 की क्यूब कितनी होती है 729। ठीक है, और 15 की क्यूब कितनी होती है 3375। ठीक है, इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखो 13832, 18 की क्यूब साइज 5832, हाँ 18 की क्यूब 5832, 5832। ठीक है, और 20 की क्यूब, 20 की क्यूब 8000। इनको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 13832। ठीक है, फिर 2, 2 की क्यूब 8, और फिर 24 की क्यूब देखो 13824, 13824, ये 24 की क्यूब हो गई, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, ये बन जाएंगे 13832। और ये इसी प्रकार और भी नंबर्स होते हैं, जब आप इनके हायर क्लासों में स्टडी करेंगे तो इनको निकालने का पता भी चल जाएगा। फार्मूला तो शायद इनका कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं। आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये आपको मूलतः ऐसे पूछा जाएगा कि 1729, 4104, 13832 क्या हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं। ठीक है, अब घन संख्याएं कौन सी होती है, जैसे देखो घन का मतलब ही क्या होता है उसका क्यूब करना। जैसे 5 की पावर 3, हमने जो घातांक वाली वीडियो की थी हमने, घात और घातांक वाली, तो 5 की पावर 3 या फिर 5 की क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो होती है घात और ये होती है आधार, यानी इस आधार को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 125। ठीक है, आगे देखो कुछ लिखे हुए हैं आपको याद करने हैं। जैसे देखो 1 से 10 तक तो आपको सभी को याद होगी। 1 का 1, 2 की 8, 3 की पावर 3 कितनी होगी 27, 4 की पावर 3 कितनी होगी 64, 5 की कितनी होगी 125, 6 की कितनी होगी 216, 7 की कितनी होगी 343, 8 की कितनी होगी 512, 9 की कितनी होगी 729, 10 की कितनी होगी 1000। फिर देखो आप 11 की कितनी होगी 1331, 12 की कितनी होगी 1728, 13 की कितनी होगी 2197, और 14 की कितनी होगी 2744, 15 की कितनी होगी 3375, और 16 की कितनी होगी 4096, 17 की कितनी होगी 4913, 18 की कितनी होगी 5832, और 19 की कितनी होगी 6859, और 20 की कितनी होगी 8000। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। 11 की तो याद ही है, 12 की 1728 याद थोड़ी याद ही हो जाएगी। 13 की देखो, 13 के लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, 13 के लास्ट में 3 है, तो इस 1700 से थोड़ा सा 300 से ज़्यादा, मतलब 300 और जोड़ दो इसमें, तो 17 में लगभग 300 400 के आसपास जोड़ेंगे तो ये 2197 के आसपास चला जाएगा। 14 में लास्ट में 4 आता है, मतलब 2744। 15 की 3375 आपको वैसे ही याद रखनी होगी। फिर देखो 16, 16 की 4096, 16 छिके 96, 16 छिके 96, तो 4096। 17 की देखो, 17 सात में आता है 749, 4913। देखो आप ऐसे याद करोगे ना तो ऐसे याद होगी, मैंने भी ऐसे याद कर रखी है। 18, 18, 18, 5832, 5832, 18 में देखो 58, 8, 32 आपस में कॉम्प्लेक्स है ना। 19 की 6859, और 20 की 8000 सिंपल्स है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब देखो जैसे हमने प्रत्येक घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो जैसे हमने किया था वो वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात किया था, तो हमने क्या किया था, जो लास्ट में जो इकाई का अंक है उसी का क्या किया था स्क्वायर किया था। और यहाँ पर क्या है वर्ग ज्ञात करना है, तो लास्ट में जो इकाई का अंक है ना उसी का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो हमें उसका घन का इकाई का अंक है वो पता चल जाएगा। जैसे देखो 3331 में इकाई का अंक कितना है 1, और 1 की क्यूब कितनी होती है 1, इसका मतलब इसकी जो क्यूब करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा 1। 8, 8 की क्यूब कितनी होती है 512 होती है, तो 512 में इकाई का अंक कितना है 2, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा 2। फिर देखो 149, 149 यानी 9, 9 की क्यूब कितनी होती है 729, तो 729 में यूनिट जो डिजिट है वो कितना है 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इकाई का अंक 9। फिर देखो 1005, 1005 में इकाई का अंक कितना है 5, और 5 की क्यूब कितनी होती है 125, यानी इकाई का अंक कितना होगा
5। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक आ गया तो इकाई का अंक 1 होगा, 2 आ गया तो 4 होगा, सॉरी 8 होगा, 3 आ गया तो 7 होगा, 5 आ गया तो 5 ही होगा, 6 आ गया तो 6 ही होगा, 9 आ गया तो 9 ही होगा। नहीं, अब डायरेक्ट क्यूब करो। ठीक है, अब आते हैं घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? देखो 4 की क्यूब है, 4 की क्यूब होती है 64। 64 को हमने कितने कैसे लिखा? 2 गुणा में 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 2। ठीक है, फिर इनको लिख लिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ऐसे देखो 6 की क्यूब 216 है, इसको लिख लिया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में। ये इनके सारे के सारे जो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो, अब इनको हम यूज़ में कैसे लेंगे? ठीक है, यूज़ में जब हम इनका क्यूब रूट करेंगे ना, जैसे देखो हमें निकालना हो गया 1728 का क्यूब रूट। ठीक है, हमें 1728 के देखो ऐसे फैक्टर कर लिए, 2 2 2 2 2 2 2 3 3, और ऐसे 3 3 के पावर में लिख लिए या फिर 3 3 के जोड़े बना लिए। अब बाहर क्या आएगा? बाहर मैंने कहा था कि प्रत्येक 3 अंकों में से एक अंक बाहर आएगा। तो देखो प्रत्येक 2 से 1 2 बाहर, गुणा में प्रत्येक 2 से 1 2 बाहर, प्रत्येक 3 से 1 3 बाहर, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये किसकी क्यूब है? 12 की क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर ये जो है 3375 है। 3375 में देखो 3 3 3 बन गया, एक 5 5 5 बन गया, 2 जोड़े बन गए ना। तो इस जोड़े में से तो एक 3 बाहर आ जाएगा और इस जोड़े में से एक 5 बाहर आ जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 5 थी 15, तो ये किसकी क्यूब है? 15 की क्यूब है। ऐसे ही आप और देख लो, जैसे 6 की क्यूब है, इसमें देखो 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का एक जोड़ा बन गया। तो इस जोड़े में से एक 2 बाहर और इस जोड़े में से 3 बाहर, 3 दूनी 6 थी, किसकी क्यूब है? 6 की क्यूब है। ठीक है, देखो स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आता है? 3 बार आता है। स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आता है? 3 बार आता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, नोट कर लें इसको कहीं भी अपनी नोटबुक में कि स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और स्वयं के, ठीक है, क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन का कैसे पता चलेगा? आप इसके फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर। दे इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब मैंने क्या कहा था? जोड़े बनने चाहिए भी 3 3 के प्रत्येक, और पूरे बनने चाहिए। देखो एक जोड़ा तो बन गया, अब एक जोड़ा तो नहीं बना, इसका मतलब ये क्या हो गया? पूर्ण घन तो नहीं है, पूर्ण घन तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 3 के 2 ही अंक हैं, जोड़ा पूर्ण नहीं हुआ है। अब आप बताओ, इस 243 को यदि हमें पूर्ण घन बनाना हो तो किस संख्या से गुणा करना होगा? तो हमें किस संख्या से गुणा करना होगा? 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और यदि मैं आपको पूछूं कि ये जो संख्या है 243, इसको पूर्ण घन बनाना हो तो किस संख्या से भाग देना होगा? भाग देने का मतलब इस 3 गुणा 3 को डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे? 3 गुणा 3 का भाग दे करके, यानी 9 का भाग दे करके। सेम इट इज जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, आप ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करके इनका और इन संख्याओं का पता लगा सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं, सॉरी, पूर्ण घन है अथवा नहीं। ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं। ये रही बाकी की संख्याएं। जैसे देखो, अब देखो मैंने पूर्ण संख्याओं में क्या बताया था, सॉरी, जब हमने वर्ग किया था ना, वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर किया था, तब मैंने बताया था कि वर्ग और वर्गमूल में हमेशा ही डबल ज़ीरो मिलेंगे, सिंगल ज़ीरो नहीं मिलेंगे। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का कोई वर्ग है, जैसे ये कोई संख्या है 400 और ये किसी संख्या का वर्ग है, तो इसके अंदर जीरो मिलेंगे, वो सम संख्या में मिलेंगे या जोड़े में मिलेंगे। अब बताओ, घन है तो क्या मिलेंगे? विषम संख्या में मिलेंगे, यानी तीन तीन जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 जीरो हैं तो ये किसी भी संख्या का घन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही जीरो हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैंने है नहीं, हो सकता है। ठीक है, बाकी आप इनको चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा आसानी से कि कौन कौन सी संख्याएं हैं वो पूर्ण घन है अथवा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और बताऊं क्या, कोई लेकर के, जैसे 2025 को ले लो आप, जगह पड़ी है यहाँ पर, तो 2025 को ले लो आप, 2025। ठीक है, सबसे पहले आप 5 का भाग दोगे, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। फिर आप दोबारा 5 का भाग दोगे, 5 आठे 40, 5 एकम 5। ठीक है, अब फिर 3 का भाग दोगे,
3 दूनी 6, 27। अब 27 तो पता है आपको 3 की क्यूब होती है, ठीक है। तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। 27 को तो हमने लिख लिया 3 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27। फिर देखो इंटू में 3, फिर इंटू में 5, फिर इंटू में 5, ठीक है। अब देखो ये जोड़ा बन गया बार। अब बताओ ये 3 वाला जोड़ा बन रहा है क्या पूरा, नहीं बन रहा। ये वाला जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अब आप बताओ यदि इस संख्या को पूर्ण संख्या बनाना हो तो हमें किस संख्याओं का गुणा कराना होगा। देखो 2 तो 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है, और 1 5 का मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी 45 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तब ये कहीं जा कर के पूर्ण घन बनेगा। और भाग करवाना हो तो किसका कराएंगे, 45 का नहीं, देखो 2 तो 5 है, 2 5 को हटाओगे तो 2 5 का भाग देना पड़ेगा, और 1 3 को हटाओगे तो 1 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 5 25 तिया 75, यानी 75 का भाग दोगे ना तो ये पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे ही करने हैं सारे के सारे। देखो क्या 392 एक पूर्ण घन है, कैसे करोगे, 392 की अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 2 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये 7 7 का नहीं बना ना। तो या तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराओ और या फिर 2 7 से इसको भाग दो, ठीक है। देखो ऐसे ही सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 53,240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए। अब भाग दिया जाए, देखो इसके जो प्राइम फैक्टर है इसने किए हुए हैं 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2, फिर 11 इंटू 11 इंटू 11, बाकी बच गया 5। अब बताओ किस संख्या से भाग दोगे, किसको हटाना है, इस 5 को हटा दे, 5 को हटाने का मतलब 5 का भाग। और गुणा करने के लिए बोल देता तो देखो 1 5 है तो हम यदि यहाँ हम 2 5 ले आए, यानी 5 5 25, यानी 2 5 ले आए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। 70 आगे वाला क्वेश्चन है 1188 कर सकते हैं आप बिल्कुल। ये 68,600 है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसा बताया ना वैसा ही। कौन सी संख्या पूर्ण घन है, मैंने क्या बताया था, पूर्ण वर्ग होने के लिए कितने जीरो चाहिए, 2 जीरो। पूर्ण घन होने के लिए 3 जीरो। वर्ग होने के लिए जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए, सम यानी इवन। और पूर्ण घन होने के लिए जीरो की संख्या क्या चाहिए, विषम, वो भी 3 3 के जोड़ों में, ठीक है। अब बताओ 2700 पूर्ण घन है क्या, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। 16,000 हो सकती है, 64,000 हो सकती है, 900 किसी भी हालत में नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकती, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकती। देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं ना, ये हो सकती है, 1000 हो सकती है, ठीक है। अब आपने ये अनुमान लगा लिया कि ये हो सकती है, तो उससे पहले वाली संख्या है वो किसी किसी संख्या का तो होगी। देखो ये तो नहीं हो सकती। अब देखो 16,000 में जीरो तो बन गया, अब 16 किसी की क्यूब होती है क्या, नहीं होती ना, तो ये भी नहीं होगा। 64 8 की क्यूब होती है, इसका मतलब ये है। 900 ये नहीं है, पहले ही काट दिया। अब देखो जीरो से तो हो गया कि है ये, फिर 125 से डिसाइड करो, 125 किसी की क्यूब है क्या, 5 की क्यूब है, तो ये है। इसी प्रकार आप आगे वाले भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है सारे के सारे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आने लायक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, आप आसानी से चेक करके बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कि कौन सी संख्याएं हैं कौन सी संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रैक्टिस करके देखनी है आपको, बाकी मैंने ऊपर पूरा का पूरा समझा दिया है, इनमें कौन सा भाग देना है, ठीक है। आगे देखो घनमूल। घनमूल क्या होते हैं, जैसे हमने क्यूब रूट लिया था, सॉरी स्क्वायर रूट लिया था, ठीक वैसा ही हमें क्यूब रूट लेना है। और वहाँ से हमने देखो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर लिया था, यहाँ पर 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर लेना है। अभाज्य गुणनखंड में हमने 3 3 के जोड़े बनाए थे और एक जोड़ा एक अंक बाहर लिया था। यहाँ पर क्या करना है कि क्यूब रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी वहीं भी 3 3 के जोड़े बनाएंगे और एक जोड़ा बाहर, एक अंक बाहर निकालेंगे उस जोड़े में से। जैसे देखो 125 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो 125 को कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट 125 के अभाज्य गुणनखंड करो 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जोड़े बनाओ 3 3 के, एक जोड़ा बन गया और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा यानी 5। तो ये किसकी क्यूब है,
सॉरी 125 है वो किसकी क्यूब है, 5 की, या फिर 125 का जो क्यूब रूट है वो कितना होगा, 5। ठीक है, क्यूब रूट का निशान ये होता है, इसी संकेत घनमूल को व्यक्त करते हैं। ठीक है, कई बार सीधा ही आ जाता है यहाँ पर अगर लिखने में गलती कर देता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा ना तो ये वर्गमूल का साइन है, और यहाँ पर 3 लिख देगा तो ये क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, जैसे देखो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, एक का तो वर्ग भी एक होता है, वर्गमूल भी एक होता है, क्यूब भी एक होता है, क्यूब रूट भी एक ही होता है। ठीक है, 8 का कितना हो गया 2, 27 का कितना हो गया 3, 64 का कितना हो गया 4, 125 का कितना हो गया 5, 216 का कितना हो गया 6, 343 का कितना हो गया 7, 512 का कितना हो गया 8, 729 का कितना हो गया 9, 1000 का कितना हो गया 10। बिल्कुल, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे 3375 है, इसके फैक्टर किए ये फैक्टर होंगे, यहाँ जोड़े बनाओ 3 3 3 और 5 5 5। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा। जैसे 3 3 का जोड़ा बना हुआ है तो एक 3 बाहर आ गया, और 5 5 का जोड़ा बना हुआ है तो एक 5 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो 5 3 15, तो ये किसकी क्यूब है, 15 की क्यूब है। ठीक है, अगर नहीं बन रहा हो तो फिर आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग सॉरी गुणा और भाग करने होंगे। ये आप आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल सारे के सारे। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना, अगर मतलब थोड़ी बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई हो तो हम कैसे वर्ग और वर्गमूल सॉरी घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट है किसी घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। देखिए बहुत ही सोरा सा है, किसी घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। जैसे आपको कोई संख्या ही दे दी, जैसे 857 375। ठीक है, ये कोई घन संख्या दे दी आपको, और आपको इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो आप ऐसे तो है नहीं कि इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे ना तो इसकी एक बहुत बड़ी रेल सी बन जाएगी, उससे उसको मल्टीप्लाई करना दैट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, तो अब क्या करो, उनकी इस प्रकार दो जोड़े बनाओ, 857 375, दो दो संख्याओं सॉरी तीन तीन संख्याओं के दो जोड़े बना लो। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो फिर तीन तीन संख्याओं के तीन जोड़े, लेकिन इससे बड़ी संख्याओं का पूछेगा नहीं क्योंकि वो बहुत टफ होता है फिर निकालना। ठीक है, 857 और 375। ठीक है, फिर ये जो लास्ट के तीन जोड़े बनाए हैं ना, ये आप चेक करो कि इसमें जो इकाई का अंक आ रहा है 5, वो किस संख्या के घन के इकाई के अंक में आता है। जैसे देखो एक का क्यूब क्या होता है, एक तो नहीं आ रहा, दो का कितना होता है 8, तीन का कितना होता है 27, चार का कितना होता है 64, पाँच का कितना होता है 125। यानी जब हम 5 का जब क्यूब करेंगे ना तो इसका इकाई का अंक हमें पता चल जाएगा कि 5 ही आने वाला है। ठीक है, फिर बच गया हमारे पास कितना 857। ठीक है, इस 857 का देखो क्या करना है। देखो ये है 857। अब 857 को देखो कि इससे थोड़ी कम और इससे थोड़ी अधिक, या फिर ये देखो कि ये किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। जैसे देखो 9 की क्यूब कितनी होती है 729, 9 की क्यूब कितनी होती है 729, और 10 की कितनी होती है 1000। अब ये 857 है, वो 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 729 और 1000 के बीच में 857 आ रहा है। ठीक है, इसमें जो कम संख्या वाली है ना, कम संख्या है, जैसे 729 कम है। ठीक है, इससे जो लेस देन वाली है उस संख्या का हमें क्यूब रूट लेना है। जैसे 729 है, 729 का क्यूब रूट कितना होगा 9। देखो हमने इकाई के अंक से तो 5 ले लिया, और इस वाली संख्या से हमने कितना ले लिया 9, तो ये क्या बच गई हमारी, ये संख्या बच गई। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखो आप, ये है 17,576, तो हम क्या लेंगे 576, दो दो टुकड़े कर लेंगे 576 और 17। 576 में इकाई का अंक कितना है 6, हमें पता है कि 6 का क्यूब ही कितना होगा 216 होगा, और 216 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। अब बाकी बच गए 17। अब 17 देखो किसकी क्यूब के बीच में आ रहा है, देखो 4 की क्यूब कितनी होती है 4 की क्यूब 64, 3 की क्यूब 27, 2 की क्यूब 8, देखो 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो 8 और 27 के मध्य में कितना आ रहा है 17 आ रहा है ना, इसकी बीच बीच में ही पड़ रहा है ये। मैंने क्या कहा था कि हमें कौन सा लेना है जो कम है, जो लेस देन है वो लेना है। तो 8 किसी क्यूब है 2 की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, तो ये किसका बन जाएगा 26 का। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे ही किया हुआ है, आप समझ भी सकते हैं।
कि यहाँ पर 17 और 576 के दो दो जोड़े बनाएंगे। 576 है और एक दूसरा जोड़ा 17 है। 576 को लीजिए, इसका इकाई का अंक कितना है 6, और किसी भी घनमूल का इकाई का अंक कितना होता है 6। ठीक है, तो हमने 576 से कितना ले लिया 6। ठीक है, बच गया कौन 17। तो 17 2 का घन 8 और 3 का घन 27 के मध्य आता है। तो मैंने क्या कहा था, जो छोटा है वो लेना है। छोटा कौन है 2, तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब 26 इसकी जांच भी कर सकते हैं। 26 इंटू 26 इंटू 26। ठीक है, अब देखिए ये हैं, आप इनका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा या फिर जो मैंने अभी मेथड बताया उसके द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे बहुत ही ईजी हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। देखो, एक की क्यूब कितनी होती है 1, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 5 की क्यूब कितनी होती है 125। आप बताओ, ये बोल रहा है किसी भी विषम संख्या, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, का घन सम होता है। घन सम है क्या इनका, नहीं है ना। अब प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, एग्जाम में यही आएंगे, चार ऑप्शन यही आ जाएंगे। पूछ लेगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, क्या करोगे प्रैक्टिकल करो। एक की क्यूब 1, 3 की क्यूब 27, 5 की क्यूब 125। बताओ सत्य है या असत्य, असत्य है। ठीक है, आगे वाला देखो, ये है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पूर्ण घन में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। 5 पर समाप्त होता है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ठीक, ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। 8 रही, 8 है, ये 8 पर समाप्त हो रही है। 2 है, 2 का पूर्ण घन कितना होता है 8। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या लो, कौन 10। सबसे छोटी 2 अंकों की 10, और 10 की क्यूब कितनी होती है 1000। बताओ, क्या कभी तीन अंकों वाली संख्या पर ख़त्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, आगे वाला देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आप देख लो 99 का मल्टीप्लाई करवा करके और आपस में मल्टीप्लाई करवा के देख लेना कैसे होगा। देखो, हाँ, आगे वाला है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या आप बिना गुणनखंड किए आप ये बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन है? क्यों नहीं बता सकते भाई, हमें पता है 11 की क्यूब कितनी होती है 1331 होती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या चर्चाएं की। देखो, संख्या जैसे 1729, 4104, 13832 हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती है। इन्हें दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। एक संख्या को स्वयं से 3 ही बार गुणा करने पर घन संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आता है 3 बार, तो वह संख्या क्या होगी पूर्ण घन होगी। और 2 बार आ जाए तो वह क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। घनमूल का साइन ये है, इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा टॉपिक घन और घनमूल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, किसी भारत में नहीं आएगा। बच्चे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, तो सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो उनको घनमूल के थ्रू हम आपको बता देंगे। बाकी मैंने जब घात और घातांक करवाई थी तब मैंने वहाँ पर घन और वर्गमूल दोनों को आपस में बढ़िया तरीके से बताया था। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो इन नंबरों पर 97 838 और 70 385। ठीक है, और फ्री क्लासेस के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। फ्री पीडीएफ नोट्स और इन्फॉर्मेशन कोई भी पाने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्सपर्ट एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी मिलेगी। ठीक है, आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर सीटेट रीट एसएससी जो बैंक कोई भी बुक यदि है तो आपको सारे नोट्स बुक है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए फ्रेंड्स, इससे जल्द ही हम पूरा का पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर देंगे और फिर इनकी है वो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी शुरू कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स,
तो थैंक यू, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।